हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिम्मत सिंह और सीआरपीसी के लेक्चर 2 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं ये एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए भी बना रहे हैं हम लोग, उनको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दंड न्यायालय और कार्यपालक के जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके गठन को समझाइए। एलएलबी एग्जाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके बारे में संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायपालक मजिस्ट्रेट अलग रहेंगे। इसी सिद्धांत को पूरा करने के लिए सीआरपीसी अधिनियम 1973 में अध्याय 2 के अंदर एक प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत दंडाधिकारियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है न्यायपालिका मजिस्ट्रेट है और दूसरा है कार्यपालिका मजिस्ट्रेट। न्यायपालिका मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। अब धारा 6 से 25 के अंतर्गत न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 6 में 4 प्रकार के न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। सबसे पहला सेशन न्यायालय, दूसरा है प्राथमिक वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय और महानगर क्षेत्र के लिए महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, तीसरा है द्वितीयक न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और इसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय का भी प्रावधान किया गया है। धारा 6 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों के अंतर्गत उच्च न्यायालय के विषय में हम 3 बातें ध्यान रखेंगे। पहला, उच्च न्यायालय वह है जो किसी एक राज्य के लिए है, किसी एक विशेष राज्य के लिए, जैसे राजस्थान, हरियाणा नहीं, पंजाब भी नहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात। दूसरा, ऐसे उच्च न्यायालय जो 2 विशेष राज्यों के लिए बनाए गए हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ के अंतर्गत। तीसरा, गोवा और दमन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत वहाँ किसी प्रकार के उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है। वहाँ कमिश्नर न्यायालय को ही अपीलीय शक्तियाँ प्रदान की गई है और कमिश्नर न्यायालय ही अपील को सुनता है। इसी को ही उच्च न्यायालय मान लिया गया है। अब हम इसका एक रीडिंग केस भी देखेंगे। रीडिंग केस है पीपुल्स पेट्रियोटिक फ्रंट बनाम के बिरला के मामले में ये निश्चित किया गया कि एक उच्च न्यायालय जो अपने क्षेत्राधिकार, जहाँ तक उसका क्षेत्र है वहाँ तक वह किसी भी आपराधिक अपील को सुनने का अधिकार रखता है। लेकिन इसके लिए यह भी बताया गया है कि कोई ऐसा मामला जो ऑलरेडी अधीनस्थ न्यायालय में विचारण है वो उच्च न्यायालय के पास नहीं जाएगा और ये डायरेक्ट उच्च न्यायालय के पास भेजना उचित भी नहीं होगा। प्रत्येक राज्य में 6 प्रकार के दांडिक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है इस धारा के अनुसार, धारा 6 के अनुसार। सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है धारा 474 और 407 के अनुसार, विशिष्ट विधि द्वारा स्थापित न्यायालय दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट है सेशन न्यायालय और चौथा पॉइंट है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरा पॉइंट है द्वितीय वर्ग, तीसरा पॉइंट नहीं है सॉरी, 5वां पॉइंट है द्वितीय वर्ग या न्यायिक मजिस्ट्रेट और छठा पॉइंट है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्य प्रभाग उच्च न्यायालय के अधीन होता है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को राजस्थान सरकार या फिर जो भी राज्य की सरकार होती है उसके अंडर में कार्य करता है। मजिस्ट्रेट की भी 2 श्रेणियां हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। धारा 7 प्रादेशिक खंड। प्रादेशिक खंड में सेशन न्यायालय और सेशन न्यायालय किन किन जिलों में होंगे इसके बारे में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक सेशन खंड होगा और प्रत्येक सेशन खंड में अनेक सेशन खंड होंगे। हर सेशन खंड में एक जिला भी हो सकता है, अनेक जिले भी हो सकते हैं और प्रत्येक महानगर क्षेत्र जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है या फिर राज्य सरकार जिसको भी महानगर क्षेत्र घोषित करना चाहे उसमें अलग से सेशन खंड की स्थापना होगी। सेशन खंड की संख्या बढ़ाने में, क्षेत्र सीमा आदि के विस्तार में राज्य सरकार उचित फैसला ले सकती है, लेकिन यह फैसला उच्च न्यायालय की सहमति और विचार विमर्श के बाद ही लेगी। विचार विमर्श सिर्फ ये नहीं कि औपचारिकता है, उपयुक्त विचार विमर्श साथ में करना जरूरी है। अब हम महानगरीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जिसका प्रावधान धारा 8 के अंतर्गत किया गया है। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के अंतर्गत बम्बई, मद्रास और कलकत्ता को प्रेसिडेंसी टाउन माना गया था और इन्हीं के अंदर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती थी। पर वर्तमान दंड संहिता के अंतर्गत धारा 20 के सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। महानगरीय क्षेत्र को राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके बना सकती है
और उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि उस महानगरीय क्षेत्र की आबादी 10 लाख से कम नहीं हो जानी चाहिए, 10 लाख से आबादी अधिक रहनी चाहिए और इसे एक अन्य जिला माना जाता है। लेकिन इसके लिए भी उच्च न्यायालय की समुचित राय के साथ ही ये कदम उठाया जा सकता है। अब अगला पॉइंट है सेशन न्यायालय। धारा 9 के अनुसार प्रत्येक सेशन खंड में एक सेशन न्यायालय की स्थापना होगी और प्रत्येक सेशन न्यायालय के अंदर एक पीठासीन न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और उच्च न्यायालय वहां अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर सकता है। इसका एक अपने को अच्छा वाद देखने को मिलता है असम राज्य बनाम रंग मोहम्मद के मामले में, जिसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 233 के अनुसार नियुक्ति सेशन न्यायाधीश की प्रथम दृष्टया नियुक्ति राज्य सरकार करती है, परंतु उसके ट्रांसफर उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। इसी मामले में सेशन न्यायालय कहाँ बैठ के वाद सुनेगा, इस मामले के लिए एक अच्छा वाद विशु गुरु बनाम राजस्थान सरकार है, जिसके अंतर्गत सेशन न्यायालय को कहाँ बैठना है इसकी अधिकारिता वह तय कर सकता है कि वह कहाँ बैठ के मामले का विचारण करेगा, परंतु उसके लिए उसे दोनों पक्षकारों से सहमति लेना अनिवार्य होगा। बिना पक्षकारों की सहमति के वह ऐसा नहीं कर सकता है। अब अगला टॉपिक है सहायक सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ होना। धारा 10 में इस बारे में प्रावधान किया गया। इस धारा का मुख्य उद्देश्य है कि सहायक सेशन न्यायाधीश को सेशन न्यायाधीश के अधीन करना है। सेशन न्यायाधीश का यह कर्तव्य होता है कि वह सहायक सेशन न्यायाधीश के कार्यों का वितरण करे और उनके कार्यप्रभार सौंपे। इसका एक अच्छा मामला आता है इजातुल्लाह बनाम सम्राट के मामले के अंतर्गत। अगर कोई सहायक सेशन न्यायाधीश किसी मामले को सुन रहा है तो वह उसमें फैसला सुनाने का पूर्ण अधिकार रख सकता है और धारा 307 के अंतर्गत माफ़ी भी प्रदान कर सकता है। इसमें कमलेश्वर वरसाल धर्मदेव का एक अच्छा मामला है, जिसके अंतर्गत सहायक न्यायाधीश और अतिरिक्त सहायक न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपील सुनने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अपील सुनने का अधिकार सेशन न्यायाधीश को ही है। सत्र न्यायाधीश का कर्तव्य हत्या जैसे अपराध कारित होने पर स्वयं उन मामलों का परीक्षण करें और अगर स्वयं परीक्षण करने में असमर्थ है या अनुपस्थित है तो अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को वो मामला भेज दे, परंतु वह ऐसे मामले को ऐसे किसी न्यायाधीश के पास नहीं भेज सकता जिसको अपराध में दंड देने का अधिकार ही प्रदान नहीं किया गया हो। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय धारा 11 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करेगी। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन ऐसी नियुक्ति महानगर क्षेत्र में नहीं की जा सकती। महानगर क्षेत्र ना हो प्रत्येक जिला, और नियुक्ति करने के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श की आवश्यकता होगी। उच्च न्यायालय के परामर्श के बिना ऐसी नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसका एक अच्छा मामला है राजस्थान राज्य बनाम रामकृष्ण के मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी। रेलवे मजिस्ट्रेट को रेलवे से संबंधित सभी अधिकारों का फैसला लेने का अधिकार होता है, लेकिन वह भी सेशन न्यायालय के अधीन ही रहेगा। धारा 11 के अनुसार विशेष मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। विशेष मजिस्ट्रेट को सिर्फ संहिता के अनुच्छेद 1 में उपबंधित अधिकार ही प्रदान किए जाते हैं और वे सभी सेशन न्यायालय के अधीन ही रहते हैं। मध्य प्रदेश बनाम कैलाश चंद्र वर्मा का भी एक अच्छा मामला है। मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील उसी सेशन न्यायालय में की जा सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध कारित किया गया हो। अब किसी मजिस्ट्रेट को अन्य क्षेत्र का भी पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता है। एक या एक से अधिक जिलों का भी पीठासीन अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट को बनाया जा सकता है उच्च न्यायालय के द्वारा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 12 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। और उच्च न्यायालय चाहे तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है। उपधारा 2 के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी उच्च न्यायालय नियुक्त कर सकता है और उसके दायित्व को बढ़ा सकता है। उपधारा 3 हाईकोर्ट चाहे तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और उसे उसके दायित्वों से मुक्त भी कर सकता है। इसमें एक रीडिंग केस है जिसमें मोहम्मद असलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में ये निर्धारित किया गया है कि राज्य बिना परामर्श के विशेष न्यायालय का गठन नहीं कर सकता, उसे उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करना अनिवार्य है और अगर बिना परामर्श के अगर ऐसे किसी विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है तो वह असंवैधानिक कहलाएगा। अब आता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत किया गया है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से तात्पर्य उच्च न्यायालय चाहे तो किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन बेशर्त इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है कि वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के आग्रह करने पर ही ऐसा कदम उठा सकता है, स्वयं की मर्जी से ऐसा कदम नहीं उठा सकता है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान हैं? तो पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बम्बई मद्रास के जो पुलिस अधिकारी थे उनको मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान थी,
परंतु वर्तमान प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 20 के सब क्लॉज 5 के अंतर्गत अगर राज्य सरकार चाहे तो महानगरीय पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता धारा 14 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत धारा 13 के अंतर्गत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जो नियुक्त किए जाते हैं उनके क्षेत्राधिकार निश्चित करने के बारे में प्रावधान किया गया है। उनके क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और धारा 13(2) के अनुसार, धारा 13 सब क्लॉज 2 के अनुसार अधिकारों का विस्तार संपूर्ण जिले के अंदर होता है। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उसके अधिकारों का संपूर्ण विस्तार पूरे जिले के अंदर होता है। उस जिले के अंदर घटित होने वाले सभी अपराधों की वह संज्ञान ले सकता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने से नीचे अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों का भी संज्ञान ले सकता है। इसमें एक अच्छा मामला है विट्ठल दास गर्ग बनाम प्रताप नारायण पांडे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। इसमें यह अभी निर्धारित किया गया है कि आप जो दांडिक न्यायालय होते हैं और जो सिविल न्यायालय होते हैं उनका अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न होता है और ये भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। जो दांडिक न्यायालय होते हैं वो अपराध घटित होने पर उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं और सिविल मामले किसी भी दस्तावेज को मंगा के उस पर संज्ञान ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक है न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। धारा 15 के अंदर ये टॉपिक दिया गया है जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अंडर होता है और सभी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायाधीश के अंडर होते हैं, लेकिन साधारण तौर पर नियंत्रण सेशन न्यायाधीश का भी उन पर रहता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्य अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कार्य वितरण करना और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिले के सभी मजिस्ट्रेटों का प्रभारी होता है और प्रधान होता है। वह अन्वेषण अधिकारी पे भी अपना अधिकार क्षेत्र रखता है। अब आता है धारा 16 महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के साथ महानगर में मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और जिसका पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा और इसका शक्ति और विस्तार महानगरीय क्षेत्र तक ही होता है। और इसका एक अच्छा मामला हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र राज्य बनाम शांति प्रसाद के मामले में, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि महानगरीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अधिकार क्षेत्र महानगर तक फैला हुआ होता है, वह अपने महानगर क्षेत्र तक संपूर्ण अधिकार रखता है। अब धारा 17 के अंदर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है और महानगरीय क्षेत्र में की जाती है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति महानगर मजिस्ट्रेट से ही की जाती है और महानगर मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय अपने से विवेक से मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बनाकर या तो कोई निश्चित शक्तियाँ या पूर्णतः शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। और धारा 18 के अंदर विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। अब हम सीधे धारा 19 पे चलेंगे। धारा 19 में प्रावधान किया गया कि महानगर मजिस्ट्रेट किन किन के अधीनस्थ होते हैं। जैसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीन होता है और महानगर मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीन होगा और साधारण तौर पे सेशन न्यायाधीश के भी अधीन होगा। जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है वह दैनिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों का निर्धारित करता है और उनको किस प्रकार के कार्य सौंपने इस बारे में निर्धारण मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किए जा रहे हैं। अब इसके आगे के टॉपिक हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।